पिछली वीडियो में हमने इमेज बिल्डिंग की बात की। वहाँ हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कैसे सरकार साइकोलॉजी का यूज कर आपके सोच को बदलने की कोशिश कर रही है और आपके दिमाग में बिना काम किए एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि सरकार काम नहीं कर रही, हम बस ये कह रहे हैं कि अगर आप सरकार के काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं तो इमेज बिल्डिंग का इस्तेमाल कर आपके सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इधर कोने में आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। आज का वीडियो एक तरीके से इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है, इसलिए ये वीडियो देखना और भी ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार, खुशामदीद। नज़रिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज एक डर की बात करेंगे। डर ये कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर बैन हो सकते हैं। देश के माहौल को देखकर सिर्फ ये कहना गलत होगा कि लोगों के मन में डर है। कुछ लोग अपनी खुशी भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर जाहिर कर रहे हैं। कुछ कंफ्यूज्ड हैं कि ये मुद्दा है क्या और क्यों ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म भारत में बैन हो सकते हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी जानने की जरूरत है। तो 25 फरवरी 2021 में सरकार ने गैजेट ऑफ इंडिया में एक नया आईटी रूल प्रकाशित किया। गैजेट ऑफ इंडिया एक सरकारी मैगजीन है जहां कोई भी नए नियम या नियम में बदलाव को प्रकाशित किया जाता है ताकि जनता इन नियमों से या फिर बदलाव से वाकिफ हो सके। ये आईटी रूल 2011 के आईटी रूल का एक अपडेटेड वर्जन है जो 2011 वाले आईटी रूल को रिप्लेस करेगा। इसमें इंटरमीडियरीज के दायरे को एक्सपेंड किया गया है जिसमें कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटीज को भी शामिल किया गया था। इस नए नियम में जो कुछ बदलाव हैं वो ऐसे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेट कर अपने मूवीज या शो को सर्टिफिकेशन देना होगा जो कि यू होगा अगर वो हर एज के ऑडियंस के लिए फिट है। यूएस 7+ अगर वो कंटेंट 7 साल से बड़े लोग देख सकते हैं। यूएस 13+ 13 साल से बड़े ऑडियंस के लिए। यूएस 16+ 16 साल से बड़े ऑडियंस के लिए और ए जो कि एडल्ट ऑडियंस या फिर 18+ ऑडियंस के लिए होगा। वहीं एडल्ट कंटेंट के लिए एज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी लाने की बात की गई है। बाकी कुछ नियम ओटीटी और सोशल मीडिया दोनों पर लागू होते हैं, जैसे कि कंटेंट की क्वालिटी और इम्पैक्ट। अगर किसी कंटेंट पर कोई ऑब्जेक्शन खड़ा करता है तो उसकी वेरिफिकेशन और आगे की प्रक्रिया 24 घंटे में होनी चाहिए। अगर कंटेंट सच में ऑब्जेक्शनेबल है तो उस कंटेंट को तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। इसके लिए कुछ कमिटीज और बॉडीज के गठन करने की बात कही गई है, जैसे कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कंटेंट पर्सन और रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर को स्थापित करना होगा जो रिपोर्टेड कंटेंट की जांच कर उन्हें प्लेटफॉर्म से हटा सके। वहीं कुछ स्पेशल नियम 50 लाख से ज़्यादा यूज़र वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे, जैसे कि इन्हें भी बाकी नियमों का पालन करना होगा और इन्हें मैसेज के ओरिजिन के डेटा को सरकार के साथ साझा करना होगा ताकि सरकार फॉल्स न्यूज़, प्रोपेगेंडा, भड़काऊ मैसेजेस, र्यूमर्स और इंडियन सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाले मैसेजेस का पता लगा सके। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया के कंट्रोवर्सी पर है तो हम ये आखिरी नियम पर क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। वो नियम सुनकर तो सही लगता है कि भारत में आज फॉल्स न्यूज़ और र्यूमर्स बहुत फैल रहा है और इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तब क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस नियम की आलोचना कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे फॉल्स न्यूज़ और र्यूमर्स से इनका भी तो प्लेटफॉर्म बदनाम ही होता है। अगर ऐसा है तो क्यों व्हाट्सएप आज इस नियम के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है? व्हाट्सएप की माने तो उनका जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है वो ये है कि वो आपके मैसेजेस को ना पढ़ता है ना ये जानने की कोशिश करता है कि कौन किसको क्या मैसेज कर रहा है। इसे ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहते हैं कि आप जब किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो कोड में एन्क्रिप्टेड होकर रिसीवर के पास पहुंचता है ताकि उस मैसेज को और कोई ना पढ़ सके, ना ये पता कर सके कि उस मैसेज को किसने किसको भेजा है। अगर व्हाट्सएप ये एन्क्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करके सरकार को देने लगे तो व्हाट्सएप की पहचान ही क्या बचेगी, जो प्राइवेसी के लिए ही जाना जाता है। अब यहाँ देश में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कैसे एक विदेशी कंपनी भारत में
काम करते हुए भारत के नियमों को नहीं मानना चाहती, ताकि आप यहां असली मुद्दे से कोसों दूर इस बहस में बिजी हो जाएं कि भारत का ये इंटरनल मामला है। भारत एक सॉवरिन देश है और वो अपने नियम खुद बनाता है। भारत में सबको उस नियम को पालन करना होगा और ये प्राइवेसी वाला मुद्दा सब भूल जाएं। पर आश्चर्य वाली बात यह है कि ये नैरेटिव सच में काम करता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं करता तो आप सरकार से ये सवाल करते कि भाई साहब, हमारे प्राइवेसी का क्या। अब ये भारत की असलियत भी है कि हम यहाँ प्राइवेसी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम तो शायद ये भी नहीं समझते कि कौन सा मैटर प्राइवेट है और कौन सा नहीं है। नहीं तो हम घर के झगड़े को रोड पर नहीं लाते और पार्क में बैठे कपल्स को परेशान नहीं करते। इसलिए भी ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम प्राइवेसी को समझें। प्राइवेसी का मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना, अगर वो अकेला रहना चाहता है या अकेले कुछ काम करना चाहता है या कुछ बातें जो वो प्राइवेट रखना चाहता है। अब यहाँ कुछ अटपटी चीजें हैं जो प्राइवेसी के दायरे में आती है। अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर का है, वो अपने कमरे में दोस्तों के साथ या फोन पर क्या करता है ये उसका प्राइवेट मैटर है। वो अपना समय कहाँ बिताता है वो उसका प्राइवेट मैटर है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने बच्चे को इतनी फ्रीडम नहीं दे सकते, तो आप ना प्राइवेसी को समझते हैं ना ही पेरेंटिंग को। 18 साल इसलिए क्योंकि इस एज तक बच्चे का दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसको जैसे ढाल दिया वैसे ही ढल जाता है। अगर आपने अपने बच्चे को 18 साल की उम्र तक में सही और गलत का फर्क करना नहीं सिखाया, या आप डाउट करते हैं कि आपका बच्चा आपके निगरानी के बाहर कुछ गलत कर सकता है, तो आपको अपने पेरेंटिंग के तरीके पर सवाल करना चाहिए। 18 साल के बाद आपका बच्चा एडल्ट हो जाता है, वो अपने डिसीजन के लिए खुद जिम्मेदार है। हाँ, आप चेक रख सकते हैं, पर चेक रखने और दखल अंदाजी करने में फर्क होता है, ये समझिए। हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, वो चेक रखना होगा। पर अगर बच्चा नहीं बताना चाहता और आप जबरदस्ती या मारपीट करके या फोन को जबरदस्ती खोल के देखने लगे, तो वो दखल अंदाजी है, बशर्ते आपका बच्चा 18 साल से बड़ा हो तब। अगर संक्षिप्त में बताया जाए तो आपका पासवर्ड, आपका मैसेज, आपका कॉल, आपका बैंक डिटेल, आपके बॉडी का पार्ट, आपके बाल, आपके नाखून जिससे डीएनए ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और आपके फिंगरप्रिंट प्राइवेट हैं। आप नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ें किसी और के हाथों में पहुंचे, अब चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। इसीलिए तो आधार कार्ड को लेकर बवाल हुआ था, इसीलिए तो आरोग्य सेतु को लेकर बवाल हुआ था, इसीलिए तो व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बवाल हुआ था। जब व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदले तो ठीक, और सरकार बदले तो वो कोर्ट तक क्यों पहुंच गए। तो व्हाट्सएप इसी प्राइवेसी को मुद्दा लेकर कोर्ट तक आ गई है और वो दावा कर रही है कि ये नए नियम पुराने आईटी नियम का हनन करता है, और 2017 के पुट्टा स्वामी केस को भी कोर्ट कर रहे हैं, जहां कोर्ट ने प्राइवेसी को एक ह्यूमन राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच माना था और ये कहा था कि किसी भी तर्ज पर किसी की प्राइवेसी भंग नहीं की जा सकती, जहां एक्सेप्शंस में लीगैलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के केस में प्राइवेसी को दरकिनार किया जा सकता था। पर जब व्हाट्सएप सरकार को बिना इन कारणों के डिक्रिप्टेड डेटा शेयर करती है, तो ये ह्यूमन राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसका हनन है। साथ ही हमारे संविधान का भी हनन है, क्योंकि इस नियम को बिना पार्लियामेंट के बैकिंग के पास किया गया है और ना ही पब्लिक की ओपिनियन ली गई थी। वैसे तो ओपिनियन ली गई थी, पर उस सर्वे को एडवर्टाइज नहीं किया गया था। देश में आज कम से कम 60 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और उस सर्वे में सिर्फ 250 कमेंट या ओपिनियन आए, जिसमें 170 पॉजिटिव और 80 नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। पर इस बात पर कोई बवाल क्यों नहीं उठा? 3 महीने पहले आई बिल पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा? शायद इसलिए क्योंकि हम इस मैटर के गंभीरता को नहीं समझ पा रहे। सोचिए कि अगर आप दोस्तों के बीच बैठे हैं तो आप खुलकर बात कर सकते हैं, पर वहीं अगर आपको बोला जाए कि दोस्तों से जब बात करो तब घर वाले फोन पर सब सुनेंगे, तो क्या आप खुलकर बात कर पाएंगे? ठीक उसी तरह जब व्हाट्सएप या और प्लेटफॉर्म ये ट्रेसेबिलिटी के शर्त को मान लेते हैं, तो सबको ये पता होगा कि सरकार आपकी बातें या मैसेजेस पढ़ सकती है, तो लोग डरे हुए और सहमे हुए रहेंगे कि किसी को मैसेज करे और फंस गए तो। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है। अब मेरे नज़रिए से देखिए, पिछली वीडियो में हमने इमेज बिल्डिंग की बात की, पर एडवर्टाइजमेंट ये गारंटी नहीं करता है कि लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही। वैसे ही इमेज बिल्डिंग भी ये गारंटी नहीं देता है कि लोग आपके नैरेटिव और प्रोपेगेंडा के झांसे में आ जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो आपके इस चाल को समझ लें और लोगों को समझाने की कोशिश करें,
शायद इसलिए सरकार आपके पर्सनल कन्वर्सेशन को पढ़ना चाहती है, ताकि वो इस बात को भी कंट्रोल कर सके कि लोग आपस में क्या बात करते हैं। यहाँ वो ओपिनियन को बदल तो नहीं सकते, पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई ये तो ज़्यादा हो गया। क्या सरकार इतनी वैली बैठी है कि वो हमारे मैसेजेस ही पढ़े? तो हाँ, सरकार के पास इतना समय शायद नहीं है, पर वो ये तो कर सकती है कि वो अफेक्टेड एरिया में मैसेजेस को पढ़ के नैरेटिव को कंट्रोल कर सके। हम तो इस नए नियम को यही समझ रहे हैं कि सरकार आपके नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहती है। जैसे चाइना में हर जगह वीडियो कैमरास लगे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लोगों पर नजर रखते हैं और सरकारी सोशल मीडिया और इंटरनेट लोगों के सोच को ट्रैक करते हैं। वैसे ही भारत में ये नियम लोगों के सोच को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। सरकार जब चाहे जिसे चाहे एंटी नेशनल, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, र्यूमर फैलाने और दंगे भड़काने के नाम पर जेल में डलवा सकती है। जैसे कि 2018 में अमित शाह ने यह कहा था कि वो जैसे चाहे वैसे मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एक मुद्दा है जो सच में मायने रखता है, पर क्या हर इंसान के मैसेज को इस तर्ज पर पढ़ा जा सकता है? हमारा मानना है कि ये पावर सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ऐसे नियम अच्छे हैं, पर सरकार के हाथों में नहीं, क्योंकि सरकार आज देश चलाने से ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट की तरफ झुकाव दे रही है। तभी तो सिर्फ एक वीडियो के कारण डॉक्टर कफील अहमद को जेल हो गई। वहीं दूसरे तरफ कपिल मिश्रा, जो कि खुलकर दिल्ली में भड़काऊ भाषण दे रहा था, वो आज भी खुला घूम रहा है। जब कोई आम इंसान मोदी जी के बारे में गलत लिखे तो ट्विटर को ऑर्डर दिया जाता है कि वो उस हैंडल को सस्पेंड किया जाए। वहीं जब आपके पार्टी के लोगों पर मीडिया मैनिपुलेशन का टैग लगता है, तो आप कोरोना में सब छोड़ छाड़ कर दिल्ली पुलिस को ट्विटर के हेडक्वार्टर हिसाब मांगने भेज देते हैं। यही दोगली प्रवृत्ति के कारण हम कहते हैं कि सरकार के हाथों में ऐसी पावर अच्छी नहीं लगती। जिसका इतना उपयोग नहीं होगा, उससे ज़्यादा दुरुपयोग ही होगा। जैसे फरवरी में ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को बेस्ड हेडक्वार्टर से ये बताया गया कि सरकार के कहने पर 500 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिए गए थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि ये नॉन कंप्लायंस में आएगा और इस कारण इंडिया में ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि ये अकाउंट कौन थे, तो ये सारे अकाउंट किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और मोदी जी की आलोचना कर रहे थे। आखिरी सवाल ये है कि इसका उपाय क्या है। हम इस नियम को सिरे से खारिज भी तो नहीं कर सकते, पर इस पावर को किसी इंडिपेंडेंट बॉडी या कोर्ट को देनी चाहिए, जो सरकार के दबाव में आकर काम ना करे। और बिना कोर्ट के परमिशन के, जैसे सरकार किसी के फोन को टैप नहीं कर सकती, वैसे ही बिना कोर्ट के परमिशन के सरकार किसी प्लेटफॉर्म को पब्लिक की प्राइवेसी को एक्सपोज करने का दबाव नहीं दे सकती। बाकी सरकार के दावपेच भी अनोखे होते हैं। पीएम केयर फंड, जिसमें पब्लिक का पैसा है, उसका हिसाब पब्लिक मांगे तो गलत। वहीं पब्लिक का मैसेज और डेटा जो प्राइवेट है वो सरकार मांगे तो सही। वाहरे न्यू डिजिटल इंडिया। जी, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नजरिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो, या अपना नजरिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नजरिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।